तो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। विलियम एंसन का एक स्टेटमेंट है और ये बिहार जुडिशरी में भी संभवतः शायद 2012 में, एग्जैक्ट मुझे ये ध्यान नहीं है, पूछा गया था मेंस में। स्टेटमेंट ये कहा है एंसन ने, acceptance to an offer is what lighted matchstick to a trail of gunpowder। यानी कि किसी ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस वही है जो कि एक जलती हुई गन पाउडर के लिए, मैंने गलत बोला, एक लाइटेड मैच स्टिक गन पाउडर के लिए। फिर दोबारा समझिए इसे, किसी ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस वही है जो गन पाउडर के लिए जलती हुई देसलाई काम करती है। ये एक्चुअली एक मेटाफर है, ये दो चीजों की तुलना की गई है। एक तो यहां पर दो महत्वपूर्ण शब्द है, गन पाउडर, गन पाउडर को लिंक किया गया है किससे? गन पाउडर को लिंक किया गया है लाइटेड मैच स्टिक से, और दूसरा है ऑफर और एक्सेप्टेंस। यानी कि जैसे ही कोई गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन कहीं जा रही है या कहीं खड़ी है, जलती हुई देशलाई से दिखा दी जाती है, तो जैसे ही आपने जलती हुई देशलाई दिखाई, विस्फोट हो जाता है। कहीं बारूद भरी कोई गाड़ी है, आप उसमें देशलाई दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? उस बारूद में विस्फोट हो जाएगा। क्या आप उस बारूद को रोक पाओगे? क्या उस विस्फोट को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तो इसी प्रकार से जैसे ही आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, क्या अब उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस से बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। यानी कि ये एक उन्होंने कहा है एंसन ने कि जैसे ही आप किसी बारूद भरी रेलगाड़ी में जलती हुई देशलाई दिखाते हैं, अब आप उससे बाध्य हो जाएंगे, अब आप उसके विधिक परिणामों को भुगतना ही पड़ेगा, अब आप उसके कॉन्सिक्वेंस से बच नहीं पाओगे। उसी प्रकार से जैसे ही किसी ऑफर पर स्वीकृति की जाती है तो आप बाध्य हो जाते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने ही पड़ेंगे। क्यों? जैसे ही देखिए, आपने किसी ऑफर को, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो वो बन जाएगा प्रॉमिस यानी कि एग्रीमेंट, और यदि एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य तो यही हुआ ना कि प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, कुछ इफ एंड बट के साथ, कुछ रिक्वायरमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि ये क्या मेरा मोबाइल 5,000 रुपए में लोगे? आपने हाँ कही, अब मैं ये तो नहीं कह सकता मोबाइल नहीं दे रहा, आप ये तो नहीं कह सकते नहीं मैं पैसे नहीं दे रही। आप भी बाउंड हो अपने वचन से, मैं भी बाउंड हो गया। अब चीजों को भुगतना ही पड़ेगा। और जैसे ही हमने माचिस की तिसली दिखाई, उस बारूद को अब विस्फोट होगा ही होगा, हम रोक नहीं सकते। ये एंसन ने इन चीजों की तुलना करके समझाने का प्रयास किया है। चीजें समझ में आई? तो यहां पर ये मेटाफर क्यों प्रयुक्त किया है? क्योंकि बोथ आर इरिवर्सिबल, अर्थात जैसे ही दोनों में एक तरीके से क्रिया करनी शुरू करी तो दोनों ही अब वह वापस नहीं हो सकते, दोनों को लीगल कॉन्सिक्वेंस भुगतना ही पड़ेगा। परंतु इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यानी कि यदि मुझे कुछ बारूद भरी रेलगाड़ी को विस्फोट से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो जो विस्फोट है, जो मुझे मतलब मेरी माचिस से जो हो सकता है, या तो बारूद को अलग कर दूं, या माचिस को साथ में ना ले जाऊं, या फिर बारूद में ही कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ना हो, तभी तो विस्फोट हो सकता है। यदि मैंने माचिस दिखाई, अगर मुझे विस्फोट रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी उस बारूद भरी गाड़ी को हटाना पड़ेगा। यानी कि जो बारूद भरी गाड़ी है उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में हो ही नहीं, या फिर मैं माचिस दिखाऊं ही नहीं, या फिर आप गाड़ी को हटा लें। केवल एक ही यही तरीका है, या फिर यही 2-3 ऑप्शन है कि मैं इस एक्सप्लोजन को रोक लूं। इसी प्रकार से मैं जो एक्सेप्ट करने के जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है उससे भी कुछ तरीके से बच सकता हूं जब वह कॉन्ट्रैक्ट का रूप ना ले। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है? हो सकता है कि उसके एक्सेप्ट होने से पहले ही इसका रिवोक कर दिया जाए, प्रपोजल का रिवोक कर दें, एक्सेप्टेंस का रिवोक कर दें, या फिर सीधी सी एक और बात, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जब वो एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, कुछ ऐसी जो 4-5 कंडीशन दे रखी है, तब ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। यदि एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा। तो यानी कि संविदात्मक विधिक दायित्व नहीं होंगे, अर्थात हम बाध्य नहीं होंगे, अर्थात संविदा द्वारा हम बंधेंगे नहीं। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हो गए?
सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, रिवोकेशन हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था हमने खंडित कर दिया है, अल्टर कर दिया है या नोवेट कर दिया, नया उसकी जगह हम दूसरी जगह हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, तो उस स्थिति में भी हम क्या है अपने इस दायित्व से बच सकते हैं। एक बार को हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। एंसन के अनुसार जैसे ही हम किसी बारूद के समक्ष जलती हुई देशलाई ले जाते हैं, एक्सप्लोजन होता ही होता है, हम उसके परिणामों को भुगतना ही पड़ेगा, हम पीछे नहीं हट सकते। उसी प्रकार से जैसे ही हम ऑफर को स्वीकार करते हैं, हम संविदा के विधिक परिणामों से बाध्य हो जाते हैं, हमको अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करनी ही होगी, क्योंकि वो अब एग्रीमेंट बन करके कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये जो तुलना की है एंसन ने इसी रूप में की है। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है?